इन आ फैमिली द टू चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी हैड एट लीस्ट वन गर्ल्स। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एट लीस्ट कम गर्ल्स हो। देखो बेटा, जब दो चिल्ड्रन की बात हो रही है तो ऐसे समझ के चलिए, अगर आपने कॉइन वाले जो पढ़े थे ना उस वाले कंसेप्ट पर जाइए। तो कॉइन वाले केस में हम क्या करते थे, सेम उसी की तरीके से इसमें पॉसिबल आउटकम्स बनाइए। जैसे कि हम आज का एट लीस्ट वन गर्ल, यानी कि कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो एक लड़की होने का मतलब ये है, तो पहले अगर हम आउटकम बनाएं तो क्या होगा कि मान के चलो दोनों गर्ल्स, ठीक है, एक आउटकम हमारा पता चला कि दोनों बॉयज, ये भी तो आउटकम पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारा आउटकम क्या हो सकता है कि एक गर्ल्स हो और एक बॉयज हो, पहला वाला। अगला नेक्स्ट आउटकम ये हो सकता है कि बॉयज और गर्ल्स। आउटकम समझ में आए, यानी कि गर्ल्स गर्ल्स, बॉयज बॉयज, गर्ल्स बॉयज, बॉयज गर्ल्स, ये इस तरीके से भी आउटकम हो सकते हैं। ठीक, तो उसमें कहा है कि एटलीस्ट वन गर्ल, यानी कि कम से कम एक गर्ल हो। बात समझ रहे हैं, और दो हो तो चलेंगी, यानी का ये भी चलेगा केस। बात को समझने का प्रयास करें हम सब, ये भी केस चलेगा, ये कम से कम एक गर्ल्स होनी चाहिए, यानी का ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, लेकिन ये वाला केस नहीं चलेगा। इसलिए अगर ध्यान से देखें तो पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हो गए, 3 हो गए, और टोटल आउटकम कितने थे, 4। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। बात समझ में आती है, उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आ रहा होगा। क्विकली रिवीजन करा रहा हूँ, आप रिवीजन करते चलिएगा और ये सेट हम कंप्लीट लगा के देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कंडीशन फॉर which pair of equation ax plus 2y equal to 7 and 3x plus by equal to 16 representing the parallel line। यानी का उसने कंडीशन दे रखी है कि जो हमको कंडीशन है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये कंडीशन फॉलो करती हैं। किसका कंडीशन फॉलो करती है बेटा, ये कंडीशन फॉलो कर रही हैं कि ये पैरेलल लाइन है। यानी कि पैरेलल लाइन की कंडीशन को बता रहा है, तो पैरेलल लाइन की कंडीशन हमको भी पता चलनी चाहिए क्या होती है। यानी का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। हम आपको बता दें क्विकली रिवीजन का ये सबसे बेस्ट मेथड है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, इसीलिए हमने आपको कोई भी थ्योरी नहीं कराई, डायरेक्ट मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं। तो ये कंडीशन लगा दीजिए और देखिएगा, जब आप ये कंडीशन लगाओगे, पैरेलल लाइन की ये कंडीशन हो गई, आज से याद भी रखेंगे, और जैसे ही ये कंडीशन लगाओगे तो बाकी जब पेपर देने जा रहे हो तो ये तो पता होगा कि ये ए है, तो वो सॉरी ए है, ये बी है, ये सी है, ए है, बी है और सी है। तो जब ए बी सी आपको पता है, तो अब हम अगर यहां से देखें कंडीशन लगाएं तो पहले वाले की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, पहले वाले की वैल्यू हो जाएगी a1/a2। यानी का कहने का मतलब ये है कि इसमें वैल्यू पुट करो तो पहले का इक्वेशन बनती है a/3 इक्वल टू 7/16। यही तो कंडीशन बनी, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू किसके 2v/2v। यानी का ये कंडीशन बन जाती है हमारी, कौन सी कंडीशन, a/3 इक्वल टू 2/b इक्वल टू 7/16। बेटा इसमें तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप कैलकुलेशन ना करें इसमें। जैसे ही आपके सामने ये बनी तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे a/3 बना, a/3 इक्वल टू 7/16, इससे समय बचता है। अब हुआ क्या कि अब आपने देखा कि यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 7 × 3/16, ये आ गई a की वैल्यू। इसे अभी सॉल्व मत करो, क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है कि a और b की वैल्यू पूछी है। तो इस तरीके से हमने किसकी वैल्यू निकालनी, a की निकल आई, और इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकाल लें, इसी तरीके से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाती है 2v/7/16। तो इस तरीके से यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 32/7, यानी कि 32/7 आ गई। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो आप कैलकुलेशन देख लीजिए। तो अब a × b की पूछी थी, तो a × b यानी का a की वैल्यू कितनी आई थी आप बताइए। हमने कैलकुलेशन नहीं की थी तो हमारी वैल्यू इतनी आई थी a की, ठीक। और इंटू किसकी वैल्यू करनी है, b की वैल्यू करनी है। जब आप इंटू b की वैल्यू करोगे तो b की वैल्यू कितनी आई थी 32/7। हम मना कैलकुलेशन की इसलिए कर रहे थे, देखो बेटा 7 से 7 कट गया और 16 बन जा 16, 16 2 जा 32, और अब कितना बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ कितना बचा 3, यानी का a × b कितना हो गया 3 × 2 यानी का 6। तो
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आती है, कैलकुलेशन समझ में आई? तो इस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस वाले का आंसर हमको मिलेगा, तो इससे a इंटू बी पूछा था तो कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि 3 2 जा 6। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये तो आप सभी ने कर लिए होंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लगते हैं कि 1 नंबर वाले हैं, आराम से हो जाएंगे। तो आप देखिएगा, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स 3x² + 11x - 4r, इसके जीरोज क्या होंगे? तो आपने इसके फैक्टर करिएगा। हमसे पहले आप करके दिखाइएगा, जल्दी जल्दी क्विकली बैठिएगा और जल्दी करिएगा। जब आप यहाँ से लिखोगे तो 3x² + 11x - 4, जब आपने इसको स्प्लिट मेथड से सॉल्व किया होगा तो आया होगा 3x² + 12x - x - 4 = 0। ठीक है, जब इसके आपने कॉमन फैक्टर लिए होंगे तो आए होंगे 3x और एक ब्रैकेट में बचा होगा x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में -1 कॉमन लिए होंगे तो इधर बचा होगा क्या x + 4। ये बात तो आपको भी पता है किस तरीके से करते हैं, है ना। उसके बाद अब एक ब्रैकेट में कॉमन, मतलब कि ये सेम ब्रैकेट हो गए, ब्रैकेट को सेम करते हैं तो हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x - 1, एक ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x + 4। बात समझ में आती है। जब आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी = 1/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4। तो क्या ये इसके रूट निकल आए? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि स्प्लिट मेथड लगा के किस तरीके से हमने रूट निकाल दिए। और रूट निकाले तो अब आंसर देखते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था ये, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ 3x² + 11x - 4r, तो इसके रूट अभी हमने देखे कौन कौन से निकल के आए थे। इसके रूट निकल के आए थे 1/3 और 4, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक नंबर के क्वेश्चन इसीलिए होते हैं कि अगर थोड़ा हिंट भी होता है कि अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें तो एकदम से कर भी सकते हैं। तो देखते जाइएगा कि ये क्या था क्वेश्चन। cot² θ - 1/sin² θ = आप भी जल्दी से करिएगा रफ निकाल के, आपका आंसर क्या आता है हमको जरूर बताइएगा, हमसे पहले करा क्या नहीं। देखिए बेटा, तो आपने क्या किया होगा, हम आपको हिंट दें तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अगर cot² θ है तो cot² θ को क्या हम लोग cos² θ लिख सकते हैं? cos² θ बिल्कुल लिख सकते हैं। और cos² θ/sin² θ लिख सकते हैं। ये तो लिख गया cot, माइनस क्या यहाँ पर 1/sin² θ लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा? तो ये इक्वेशन लिख जाती है। तो बेटा अब क्या करें, यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ से एलसीएम आएगा sin² θ, आएगा कि नहीं आएगा sin² θ, और ऊपर से क्या बचा, ऊपर से बचा cos² θ -1। शायद समझ में आ रहा है, cos पूरे लिखने में पूरी डिस्प्ले भर रही है बेटा। आप देखिएगा जब आपने इसको लिखा, क्या मैं वन को, ये वाले वन को, क्या मैं वन को sin² θ + cos² θ लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो यहाँ से मैं कर दूंगा cos² θ माइनस यानी का sin² θ + cos² θ, और हमारा ब्रैकेट में क्या चल रहा था sin² θ। क्लियर है। और ऊपर देखें तो जब यहाँ से ये यहाँ से साइन हटाएं, ये ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या लग गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। लाइन में चेंज किया, आप अगला स्टेप करेंगे। ठीक है, तो इससे ये गया, अब क्या बचा माइनस के sin² θ अपॉन sin² θ, इससे ये गया तो आंसर कितना बचता है -1। बात समझ में आती है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा -1। आप देखिएगा सॉल्यूशन किस तरीके से किया है। हमने सबसे पहले इंटर कन्वर्जन किया। किस चीज़ का इंटरवर्जन किया? इंटर कन्वर्जन किया कि कॉट को किस में बदला? पहले बेटा सबसे पहले हम लोगों ने कॉट को बदला, और जैसे ही कॉट को बदला तैसे ही हमारा आंसर आ गया। किस तरीके से कॉट में बदला किया, आप सॉल्यूशन को देखिएगा। वैसे तो आपने खुद ही कर लिया होगा, आपको सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आया था अभी बताइए -1। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, the coordinate of the point A where AB is the diameter of the circle whose center is 3, -2 and B 7, 4। अगर आप इसमें देखें तो एक कोऑर्डिनेट है जिसके पॉइंट दिए गए हैं, कितने, ये इस तरीके से दिए गए हैं, और हमसे इसका पॉइंट पूछा गया है। तो किस तरीके से है बेटा, अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, तो इसमें से हमारे सेंटर के जो पॉइंट दिए गए हैं तो वो पॉइंट हमारे ये हैं, ठीक, और बी पॉइंट ये हैं। तो डायरेक्ट इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए कि सेंटर से फॉर्मूला जब लगाते हैं यानी का x = तो नॉर्मल यानी का हम कह सकते हैं कि तो यहाँ पर x एक्सिस का पॉइंट 3 है, तो 3 = एक को x मानेंगे और एक को y मानेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x
प्लस और यहाँ से कितना है 7 अपॉन कितना 2। ठीक, तो ये इसके ये एक्स कोऑर्डिनेट लिख गए कि नहीं लिख गए, बात को समझिए। यानी का ए वाले के पॉइंट हमने क्या माने थे, एक्स वाई, और हमारी एक्स वाई ये भी हैं और सेंटर पे एक्स वाई ये हैं, तो सेंटर का एक्स माना तो ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट और ये 7 वाला एक्स कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिखा। तो बेटा यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो 3 2 जा 6, यानी का यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है 3 2 जा 6, और इधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस के 1 आ जाएगी, किसकी वैल्यू एक्स की। आप यहाँ से आगे सॉल्व करिए। इसी तरीके से बाई कोऑर्डिनेट लिखिए, तो जब बाई कोऑर्डिनेट लिखोगे तो बाई कोऑर्डिनेट कितना दिया है माइनस के 3/2, वो सॉरी माइनस के, एक मिनट, ये देखिए यहाँ से क्या दिया है माइनस के 2। तो अगर हम माइनस के 2 लगा दें बराबर किसके, बाई प्लस, और उधर बाई कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4 दिया है अपॉन 2। जब ऐसे लगाया तो 2 2 जा 4, यानी का -4 इक्वल टू बाई प्लस माइनस के 4। यही क्लियर था। जब आगे बढ़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आगे चलिएगा तो इधर से बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, बाई इक्वल टू माइनस के 8 आ जाएगी। क्लियर। हमसे कोऑर्डिनेट पूछे थे तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट किस तरीके से आए आपको समझ में आया। मिड पॉइंट फार्मूला पता होगा, आप वहां से चलिएगा तो जब आप देखेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे हमारे कोऑर्डिनेट के पॉइंट अभी कितने निकल के आए थे, एक्स निकल के आया था हमारा -1 और वाई निकल के आया था -8। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माइनस के, एक मिनट बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी का -1,8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ x 2x + 9 4x + 3 आर द 3 कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ एन AP देन द वैल्यू ऑफ x। यानी का ये कॉन्जुगेटिव टर्म दिए हैं, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। हम आपको बता दें यदि AP में, देखिए कंसेप्ट की बात अगर हम करें, आप कर लेना, जब अगर जैसे 3 टर्म मानी है A B C, अगर ये AP में है तो AP में होने के लिए पहली तो कंडीशन यही होती थी कि इनके डिफरेंस सेम होनी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि B - A बराबर किसके होगा, इसके डिफरेंस के, यानी का C माइनस, बताइए C - B, यानी का जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा उतना ही तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, तभी तो ये चीज़ AP में। तो इस वाले सवाल में हम यही कंसेप्ट लगाएंगे। आप लोग देखिएगा बेटा कि हम क्या कर रहे हैं कि ये B है, यानी का 2x + 9 - x बराबर होगा किसके 4x + 3 माइनस किसके माइनस 2x + 9 के, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से आता है क्या, यानी का पूरा सॉल्व करते हैं तो इधर x में से x गया तो यहाँ से x में से 2x गया, x + 9 इक्वल टू 2x - 6। ठीक, तो इसमें से इधर जाएगा तो बचेगा x माइनस का x, और इधर से हो जाएगा -15। जब माइनस से माइनस कट गया यानी का x की वैल्यू कितनी आ जाती है 15 आ जाएगी। तो इसको इस तरीके से हम कर लेंगे। तो हमसे यही पूछा था कि बताइए क्या होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। इसमें केवल हमको कंसेप्ट एक ही लगाना था, वो कंसेप्ट ये था कि AP जो कंसेक्यूटिव टर्म दिए गए होते हैं तो उनका डिफरेंस सेम होता है। तो हमने कह सकते हैं कि अगर एक A1 है, एक A2 है और एक A3 है, तो नॉर्मल A2 - A1 लगाया है और अगले में A3 - A2 लगाया है। अगर हमने ये कंसेप्ट लगाया है तो यहाँ से हमारा आंसर आया, कितना आंसर आया 15 आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स शैडो मेड ऑन द लेवल ग्राउंड व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। अगर आप लोग देखें तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। ये चीज़ दी गई है, यानी कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। शैडो इस तरीके से, एंगल हमारा 60 डिग्री दिया गया है, ये 20 है। तो इसे अगर x मान लिया जाए, जब x मानोगे ये दिया है तो कन्फर्म इसमें क्या लगाते हैं 10 लगाएंगे, और जैसे ही हम लोग इसमें 10 लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का 10 16 इक्वल टू क्या होता है 10 16 इक्वल टू 20/h, और 10 16 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू 20/h। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, h इक्वल टू 20/√3। बात क्लियर। इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13
यानी का इसका ए, करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। देखिए हम इतना जल्दी कर रहे हैं, फिर भी टाइम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। हम सोच रहे हैं वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आपको ज़्यादा तक मटेरियल पहुंचा दिया जाए, तब भी आप भी थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा बेटा, क्योंकि समय बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें तो इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC एंड ऑल मेजरमेंट आर गिवन सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ AB, यानी का ए और D की लेंथ 3 दे रखी है और DB की लेंथ 4 दे रखी है, और ये लेंथ हमको AE निकालनी है, और जबकि EC की लेंथ कितनी दे रखी है? 3 देगी। ये बहुत सिंपल, आपने तुरंत कर लिया होगा। तो इसको x मान के चलिए कि A और E की डिस्टेंस कितनी है? x है। अगर हम ये मान के चलेंगे तो आगे को इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप वो देखिएगा। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? नॉर्मल अगर आपने देखा हो तो AD अपॉन AB, यानी का AD अपॉन AB बराबर होगा किसके? AE अपॉन AC। ये बात तो आपको पता है। अब देखिए मैं लिख रहा हूं, अगर ये बात आपको पता है, आपने बोला AD अपॉन AB बराबर होगा किसके? AE अपॉन AC। बात क्लियर है? अब क्या मैं AB को AD, ये AB पूरी है ना, तो AD प्लस D भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर लिख सकते हैं तो लिखने का प्रयास करिएगा। क्या लिखेंगे? AD अपॉन AD प्लस BD DB इक्वल टू AE अपॉन AE प्लस EC। हाँ या ना? ये बिल्कुल लिख लेंगे। जब आपने ये लिख लिया, इसके बाद आप इसमें वैल्यू पुट करिए। AD की वैल्यू कितनी दी है बताइए? AD की वैल्यू दी है 3 अपॉन AD की वैल्यू 3, ठीक, अपॉन 4 इक्वल टू और AE कितना दिया है? x अपॉन x प्लस 3। यहाँ से जब इस तरीके की इक्वेशन बन गई, जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करिएगा, इसका भी करिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आएगा 4x इक्वल टू 9, और इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी 2.25। बात समझ में आती है? तो इस तरीके का इसका आंसर, हमारा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.25। ठीक है बेटा? तो इसका आप देखिएगा, तो हमसे ये पूछा था, ये दी थी, हमने ये वाली थ्योरम लगाई, इस तरीके से किया, तो इसका आंसर हमारा कितना आया था अभी? 2.25। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो यूजिंग इंपेरिकल रिलेशनशिप द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग हुज मीन्स इज 7.2 एंड द मीडियन 7.1 इज। बेटा इंपेरिकल रिलेशनशिप आपको पता होगा कि क्या होता है रिलेशनशिप? बिल्कुल फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो याद करके जाइएगा कि 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन माइनस, वो सॉरी ये फॉर्मूला नहीं है, दोबारा से देखें। 3 मोड का फॉर्मूला, मोड के फॉर्म में याद करें, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जो जो वैल्यू दी है आप इसमें पुट कर दीजिएगा। जब आप इसमें पुट करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला याद रखना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आंसर आएगा 3 इंटू 7.1 माइनस 2 इंटू 7.2। इस तरीके से करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 या 21 यानी का 21.3 माइनस 7 2 14 यानी का 14.4। तो इसमें से इसको घटाओगे तो आंसर आएगा 6.9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6.9। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला से ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.9, यानी का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 7 centimeter where ACB is the arc then the perimeter of a quadrant is। तो यानी का हमसे एक दिया, इस तरीके से क्वाड्रेंट सर्कल दिया गया है, और जिसको अगर हम देखें तो इस तरीके का डायग्राम है, यही दिया गया है, ये 90 है और इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर दी गई है। जब 7 दी गई है तो हमसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट।
तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा, पेरीमीटर का मतलब होता है कि हम इसके टोटल लेंथ को कवर करें। तो नॉर्मल अगर हम देखें 2 पाई आर, अगर पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर होता। क्वाड्रेंट है मतलब कि चौथाई पार्ट है, तो हम पहले तो वो निकालें, तो वो डिस्टेंस तो हमारी हो गई कितनी, 2 पाई आर अपॉन 4, क्योंकि क्वाड्रेंट है, प्लस अभी हमारी ये लेंथ और बची है आर, यानी का आर ये है और एक आर ये है, तभी तो पेरीमीटर होगा। तो ये हो जाता है प्लस 2r। तो कुल मिला के हमारा फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर अपॉन 4 प्लस 2r। और जब ये फॉर्मूला लगेगा तो इसमें वैल्यू पुट करिएगा। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 2r, यहां से ये कटा, इस तरह 2, यानी का प्लस पाई अपॉन पाई आर अपॉन 2। ठीक, इसमें और वैल्यू पुट करेंगे। जब आप वैल्यू पुट करके देखेंगे तो 2 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 27 अपॉन 22 अपॉन 7 इंटू 7, 7 से 7 ये क्लॉस 11 और 7 दूनी 14, यानी का 14 प्लस 11 कितना होते हैं 25। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 25। बात क्लियर है? तो इसका इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आप लोग भी अब इतना तो समझ रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा के ज़्यादा दिन नहीं है। तो एग्जामिनेशन के दौरान आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका कितना आया था, 25 सेंटीमीटर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द फिगर पी ए एंड पी वी आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच डेट एंगल ए बी ओ इक्वल टू 50 डिग्री देन 50 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी, यानी का हमको एंगल निकालना है ओ ए बी, ये वाला एंगल निकालना है। तो इस वाले एंगल को निकालने के लिए हमको पहले कुछ बातें पता होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ये करना कैसे है। पहले अगर हम चाहें तो ऐसे समझिए, जब पी ए बराबर दिया है किसके, पी बी के, अगर ये बराबर दिया है, कैसे दिया है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये बात हमको पता है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। तो अगर हम इसमें से एक पॉइंट, अगर एक ट्रायंगल से लेते हैं, कौन सा, हम अगर ट्रायंगल लेते हैं पी ए बी वाला, ये वाला ट्रायंगल लें, अगर ये वाला ट्रायंगल ले गए तो ये तो इसके इक्वल हो गई, एक बात। दूसरी बात, जब ये इक्वल हैं तो इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी इक्वल हो गए। और लेकिन अगली बात ये आती है कि इसका सम कितना है, वो भी 180 है। और जब 180 है कि नहीं है, जब इसका सम 180 हो गया, क्या कहा दोबारा समझिए, हमने इसको इसके इक्वल रखा कि नहीं रखा। दूसरी बात, जब ये इक्वल हो गए तो ये एंगल भी बराबर हो गए। तीसरी बात कि इनका टोटल इस ट्रायंगल का सम कितना हो गया, 180 हो गया। अगली बात, जब ये इक्वल हो गए, इसका मतलब ये ट्वाइस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से केवल इतना ही हम यूज करेंगे और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप लोग देखिए बेटा, हमने क्या किया, पहले हमने दिखाया पी ए बराबर है किसके, पी बी के, एक केस। जब ऐसा है तो एंगल पी बी ए बराबर होगा एंगल पी ए बी के बराबर, ये भी बात क्लियर है। नेक्स्ट, जब ऐसा हो गया, इसका मतलब एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी कितना होगा बेटा, 180 होगा, ए पी बी। क्लियर है, 180 होगा कि नहीं होगा। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे, अभी किए ना, क्योंकि तो फिर यहां से ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए बी बराबर होगा किसके, 180। और एक और एंगल दिया है कितना, 50, ये वाला एंगल दिया है ना 50। तो अब यहां से कितना हो गया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए बी बराबर 180 माइनस 50। जब आपने ऐसा कर लिया तो ट्वाइस हटाइए हम यहाँ से, उधर ले जाइए, तो एंगल ऑफ पी ए बी बराबर बचेगा कितना, 130, और 130 से इधर आएगा अपॉन 2, यहाँ से 65 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभी नहीं, अब ये तो ये निकल आया पी ए बी। अब अगर ध्यान से देखो तो हमसे एंगल पूछा है ओ ए बी। आप लिखते रहिएगा, जब एक साथ आपकी कॉपी पे लिखा हो तो आप वहां से मैच कर लेंगे, ठीक है। ओ ए पी माइनस एंगल पी ए बी, तभी तो निकलेगा ये एंगल, ठीक।
तो वहाँ से हम अगर देखें तो ओ ए पी दिया है 90 और पी ए भी अभी निकाला था 65। तो जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो आंसर कितना आता है 25। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हुआ 25। बेटा समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप ये क्वेश्चन को बैक करके दोबारा से देखिएगा कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है। हालांकि ये क्वेश्चन आपने मेरे बिना बताए पहले ही कर लिया होगा, सॉल्यूशन आपने बाद में देखा होगा। मैं सॉल्यूशन एज अ हिंट दे रहा हूँ, आप लोग इसको विधिवत तरीका से करिए तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर, करेक्ट आंसर हमारा होगा 25। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट P whose distance from the center is 25 centimeter, the radius of a circle is 7 centimeter is। ठीक है, तो बताइए क्या है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सरल है, आपने बनाया होगा, इसका ऐसा डायग्राम बनाया होगा, ये रेडियस 7 दी गई है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, तो यानी कि ये 25 दी गई है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जैसे बेटा इसे T मान लो, इसे P मान लो, इसे O मान लो, तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वहाँ से बनेगा OP का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वो 90 है ना, OP का स्क्वायर इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। ठीक, जब ऐसे करोगे तो OP कितना दिया है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। तो यहाँ से PT की वैल्यू कितनी आएगी, PT स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 49। जब PT में से इसको आप माइनस करोगे तो रूट जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा 576। बताइए ये किसका होता है, तो PT इक्वल टू कितना आ गया 24। बात समझ में आती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24। तो इस तरीके से हमसे यही पूछा था, तो इस तरीके से इसका हम आंसर देंगे, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, समझ में आ रहा है, हिंट तो मिल ही रही है बेटा, आप इसको जरूर करके जाइएगा क्योंकि प्रीवियस है, तो प्रीवियस से हमसे एक आइडिया मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसे करने से हमारे सारे क्विकली रिवीजन भी हो जाता है। तो कौन सा आया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ आ बाइसिकल व्हील्स मेक 5000 रिवोल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर देन द डायमीटर ऑफ अ व्हील। हमसे डायमीटर पूछा है कि अगर कोई भी सर्कल इतना मूव करेगा तो इसका डायमीटर क्या होगा। तो नॉर्मली देखिए बेटा, आपने इस सवाल को कैसे भी किया हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस सवाल को ऐसे करिए कि सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रेवोल्यूशन व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। अभी एक रेवोल्यूशन में कितना करता है, तो 11 किलोमीटर है ना, तो 11 किलोमीटर और इतना रेवोल्यूशन है, तो इससे सबसे पहले आप किलोमीटर में दिया गया है, किलोमीटर से मीटर में चेंज करिए और मीटर से इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 220 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, अब 220 सेंटीमीटर हमारा एक रेवोल्यूशन का निकल के आया। ठीक, जब एक का निकल के आया यानी कि 2πr की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 220 निकल के आ गई। वैल्यू पुट कर दोगे 2 × 27/7 22/7 इंटू r इक्वल टू 220। तो यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से r की वैल्यू बेटा आ जाएगी 35। लेकिन क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमसे r की वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे r की वैल्यू हमारी आ गई 35 और हमसे क्या पूछा है डायमीटर इक्वल टू 2 × r, यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 2 जा कितने होते हैं 17 होते हैं। तो इसका डायमीटर कितना निकल के आ गया 17 निकल के आ गया। बात क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इनको क्वेश्चनों को करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन जस्ट अभी आपको बता के आया था, ये लिखा है लालिस टॉस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट ऑलमोस्ट 1 हेड। देखिए एट मोस्ट और एट लीस्ट दोनों में अंतर होता है। एट लीस्ट वाले जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा अपने मन में ये दोहराएं कम से कम इतने, बात समझ रहे हैं, जो भी संख्या है। और अगला आता है एट मोस्ट यानी का ज्यादा से ज्यादा इतने। तो ये वाला क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा, इसका आप करेक्ट आंसर देखिएगा यही आएगा, क्योंकि मैं ऊपर कंसेप्ट सिखा चुका हूं इसलिए इसको नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अ नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 to 3 एंड denoted as x and a number is chosen from the number 149 and denoted as y, then p
p इंटू एक्स इंटू वाई लेस देन 9 इज, यानी कि ये नंबर बताना है तो क्या नंबर होगा। तो अगर आप इसको देखें तो इसको नॉर्मली हम कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी के तौर पे देखें तो ये इसके आउटकम्स कितने बनेंगे कि अगर देखा जाए तो 1, 2 और 3 ये हैं, इनके अगर कॉम्बिनेशन किए जाएं किसके साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 9 के साथ, तो इधर हो जाएगा 1, नेक्स्ट हो जाएगा 1, 4, नेक्स्ट हो जाएगा 1, 9। इसी तरीके से अगर 2 के साथ पेयर किया जाए तो 2, 1, 2, 4, 2, 9। इसी तरीके से 3 के साथ पेयर किया जाए तो 3, 1, 3, 4 और 3, 9। तो इस तरीके से ये कितने पेयर बन रहे हैं, 3, 3 और 3, यानी कि टोटल 9 पेयर बन रहे हैं। तो जब इस तरीके से इनके पेयर बने तो अगर इन पेयर को आगे देखो तो क्वेश्चन कहता है कि अगर इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए इन पेयरों का, यानी कि यही तो लिखा है मल्टीप्लाई, पी एक्स वाई, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो लेस देन 9 आना चाहिए। तो ऐसे कितने आउटकम हैं, अगर हम पहला वाला देखें, पहला हमारा बना था 1, 1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो 1 ही आएगा। ठीक, दूसरा पेयर बना था 1, 4, यानी का 4 1 जा 4, यानी का 4 ही आया। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम तो नेक्स्ट वाला हमारा बनता है 2, 1। इस तरीके से अगर हम 3, 9 वाला करते हैं तो 9 या 27, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर ऐसे करके देखें तो हमारे पॉसिबल केस कौन कौन से बन रहे हैं, 1, 1, 1, 4, 2, 1 और 2, 4 और एक और बनना है 3, 1। तो ऐसे केवल 5 ही केस हैं जिनमें लेस देन 9 आ रहा है, बाकी का तो सब में मोर देन आ गया। तो हम अगर इसका लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, तो एलिमेंट्स टोटल आउटकम हमारे कितने हो गए, 5 हो गए। वो केवल जिसका लेस देन 9 हो रहा हो ऐसे 5 हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 9। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाता है, 5/9। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चनों में आपने देखा होगा कि इसमें आंसर हमको ए, बी, सी और डी देना होता है। ऐसे जैसे असर्शन दिया होता है, रीजन भी होता है कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, और जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसको, असर्शन को। तो इसे इंटेक्शन आपने पढ़े होंगे। ऑप्शन ए में लिखा होता है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट ऑप्शन अगर बी देखें तो बी में लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेम इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन में लिखा होता है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन में लिखा होता है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन का अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि असर्शन में लिखा है, क्या लिखा है, 2 प्लेयर सानिया एंड असनम्स प्ले अ टेनिस मैच, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच इज 0.79 एंड डेट ऑफ द असनम विनिंग द मैच इज 0.21, यानी का इस वाले जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.79 है और असनम की जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। ठीक, ये तो असर्शन दिया गया है। नेक्स्ट उसका रीजन जो दिया है वो दिया गया है कि द सम ऑफ अ प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इज 1। ये बात ठीक है, ये बात हम भी जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी यानी का पीई और किसी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी का पीई नॉट, उसका सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक, यानी कुछ भी दिया गया हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा बढ़ रहती है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन लिखा हुआ है वो असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी का बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है assertion बोल रहा है a fair die is throw once the probability of getting prime number is 1/2, यानी का कोई एक डाइस बुलाया गया जिसमें से प्राइम नंबर डाले गए और जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1 आई।
और रीजन में बोला गया है कि अ नेचुरल नंबर इज अ प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली टू फैक्टर। ठीक, तो अगर ध्यान से देखें, अगर आपको बेसिक जानकारी हो तो आपको पता होगा कि ये दोनों बातें जो लिखा है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसको, असर्शन को। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो इस तरीके से हमारे सारे एमसीक्यू क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन थे वो इसको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के हैं और ये सभी 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि if root 2 is a given as a irrational number then the proof that 5 minus 2 root 2 is an irrational number। यानी का इसमें हमको ये बताना है कि यदि जो रूट 2 है वो इरेशनल नंबर दिया गया है तो प्रूव करना है कि 5 माइनस 2 रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए देखिए सॉल्यूशन आपके सामने पूरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मार्किंग स्कीम में लिखी हुई है। तो इस तरीके से अज्यूम करते हैं, जब भी हमको इसमें प्रूव करना होता है तो उस समय ये अज्यूम करते हैं कि जो संख्या दी गई है उसका उल्टा मानते हैं। जैसे लेट द अज्यूम 5 माइनस 2 रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। हालांकि हमको प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने अज्यूम क्या किया कि ये रैशनल नंबर है। यदि ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो हमने कर दिया कि 5 माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड पी डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 इक्वल टू 5q माइनस पी अपॉन 2q। अब जरा देखिएगा, जब ये इस टाइप का LHS और ये RHS दोनों बराबर दिखा रहे हैं तो यदि गिवन है कि रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन हमारा जो ये वाला पोर्शन लिखा है तो ये भी तो इरेशनल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अजम्पशन मानी थी वो गलत थी। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसमें आगे क्या लिखेंगे, RHS is a rational number, so LHS is also rational numbers which contradict the given fact that root 2 is an irrational number, so our assumption is wrong, hence 5 minus 2 root 2 is an irrational number। तो इस तरीके को हम करके आएंगे। मार्किंग स्कीम को देखिए, ये पॉइंट लिखते हैं तो ये 1 नंबर में मिलेगा। अगर आप यहाँ तक छोड़ाते हैं तो आधा नंबर इस बात का रहता है और लास्ट में ये बात लिखते हैं तो आधा नंबर इस बात का भी रहेगा। इस मार्किंग स्कीम का भी विशेष ध्यान दें। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हुआ और हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर n। यानी का चेक करके बताना है कि जो एक डिजिट है 6 की पावर n उसका एंड विद द डिजिट 0 ऑफ अ नेचुरल नंबर n। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है कि ये जो 6 है, अगर इसके फैक्टर देखो तो इसके फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3। अब इसका 0 जरा सोच कर देखो, अगर किसी चीज के पीछे 0 होगा तो वो संख्या या तो 2 से डिविजल होगी या फिर 5 से डिविजल होगी। अगर आपने डिविजलिटी रूल पढ़ा हो तो 2 से डिविजल वाले कौन होते हैं, 2 जिसके लास्ट डिजिट होता है 2, 4, 6, 8, 0। इसी तरीके से 5 में अगर देखें तो 5 और 0 वो डिविजल होते हैं। तो वो कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 6 की पावर n जो है 6 की पावर n एंड ऑफ द डिजिट 0। तो आप देखें अगर ऐसा पहले तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके फैक्टर 6 के फैक्टर आ रहे हैं 3, 2 और जबकि 0 होने के लिए 5 भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इफ द नंबर 6 की पावर n एंड्स with the digit of 0 then it should be divisible by the 2 and 5 but prime factors of a 6 की पावर n 3 into 2 की पावर n is। तो the prime factor 6 की पावर n does not contain the prime factor 5, hence 6 की पावर n cannot end with the digit 0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इन द फिगर इज द पॉइंट ऑन साइड BC प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल्स ABC with AB equal to AC if AD perpendicular BC
एंड EF परपेंडिकुलर AC, प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। तो इस वाले ट्रायंगल में जो है वो उस वाले में किस तरीके से किया जाएगा, आप इस चीज को समझिए। नॉर्मली हम इसमें क्या करेंगे, हमें आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या दिया है, ये वाला ट्रायंगल दिया है ABC, यानी का ये वाला ट्रायंगल है। तो इसकी साइडें गिवन है, कहने का मतलब ये है कि जो AB है यानी का ये वाली साइड है वो AC के बराबर दी गई है, और ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर होंगे। एक हमारी पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी, बात समझ में आती है, यानी का AB इक्वल टू AC, और तो हम कह सकते हैं कि एंगल ACB इक्वल टू होगा एंगल किसके, ABC के। बात समझ में आ रही है, दोबारा समझिए। अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी का AB इक्वल टू AC, तो फिर एंगल भी होगा ABC इक्वल टू एंगल ACB। क्लियर? तो हम इस तरीके से ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो हम नया ट्रायंगल एक और लेंगे, इसमें दो ही कंसेप्ट लगाने हैं। अगला एक नया ट्रायंगल लेंगे ABD, यानी का AB और D ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे जिसका होगा EFC, यानी का ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब जरा समझने का प्रयास करना, हमने दो ट्रायंगल लिए, कौन कौन से लिए आप समझिए। हमने दो ट्रायंगल लिए, पहला लिया हमने ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल लिया ये। देखिए ये 90 बनना है, इधर से ये 90 बनना है, और दूसरे केस में पहले से हमने एंगल ABD ये वाला एंगल, और इस वाले में एंगल ACD, यानी का AC और D ये वाला एंगल दोनों इक्वल पहले ही दिखा चुके थे। तो जब एंगल ये दोनों इक्वल दिखाए तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, जो मैंने आपको अभी बताया वो यही है कि सबसे पहले हमने आपको इन ट्रायंगल ABC, यानी का AB बराबर है किसके, AC के, ये गिवन है। तो इस जब गिवन है तो एंगल भी हमारा एंगल ACB बराबर होगा किसके, एंगल ABC के। ACB बराबर होगा किसके, ABC। तो फिर दोबारा ट्रायंगल से लेते हैं हम, कौन से वाले, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ECF। तो इस तरीके से देखें तो एंगल ADB बराबर होगा किसके, एंगल EFC के। तो ये कितने हैं, 90 के हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पहली वाली इक्वेशन से ये वाला माना था, तो ये एंगल भी दिया है, तो ये कॉन्ग्रुएंस हम दिखा देंगे जो हमको दिखाना था, सिमिलर दिखाना था। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर है किसके, ट्रायंगल EFC के, बाई AA रूल। ठीक है, इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का ए वाला पोर्शन अगर देखें तो सो डैट, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ये इस तरीके से स्कोरिंग सब्जेक्ट खिंचवा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल करके ही आने हैं, कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देंगे। सो डैट द पॉइंट -3, -3, 3, एंड -3√3, 3√3 आर द वर्टेक्स ऑफ अ इक्विलेटर ट्रायंगल। बात समझ में आती है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो इसको कैसे निकालें। देखिए, इक्विलेटर ट्रायंगल प्रूव करने के लिए पहले आपको एक बेसिक सी हम बात बता दें कि एक ट्रायंगल को माने, और एक ट्रायंगल वैसे तो आपको आता होगा लेकिन फिर भी आप कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि क्विकली रिवीजन है। हमने सैम्पल पेपर इसीलिए कराए हैं ताकि इससे सारी के सारे कंसेप्ट भी रिवीजन हो सकें। अगर हम इसमें ट्रायंगल मानते हैं क्या, ABC इक्विलेटर ट्रायंगल दिखाना है, इसका मतलब आपने इसके कोऑर्डिनेट माने, इसके कोऑर्डिनेट माने, इसके कोऑर्डिनेट माने, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आता है कौन सा है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y2 का होल स्क्वायर, यानी का जो हमारी डिस्टेंस निकलेगी, ऐसे समझ के चलिए आप लोग कि अगर हमने ये ट्रायंगल माना तो ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए इसके, और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए इसके। अगर तीनों डिस्टेंस बराबर हो गई तो हम कह देंगे कि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो हमने देखो, लेट A ये माने, B कोऑर्डिनेट ये माने और C कोऑर्डिनेट ये माने। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लगा के देखा तो AB के कोऑर्डिनेट आए रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y2 का होल स्क्वायर, वहाँ से डिस्टेंस निकाली। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने BC के निकाले तो BC में भी वही फार्मूला लगाया, तो इतनी डिस्टेंस आई 6√2 यूनिट। AB की यूनिट भी आई, वो भी आई 6√2 यूनिट। इस तरीके से CA की भी यूनिट हमारी निकल के आती है
सेम कंडीशन सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं, कैलकुलेशन आप स्वयं कर सकते हैं। तो ये भी आंसर इतना आया। तो हम कह सकते हैं अगर हम देखें तो यहाँ से ए बी बराबर आ रही है बी सी के और उसी तरीके से आ रही है सी ए के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए सो द गिवन पॉइंट आर द वर्टेक्स ऑफ अ इक्विलेटर ट्रायंगल, यानी कि जो कुछ भी ऊपर दिया गया है वो इक्विलेटर ट्रायंगल के हैं। यही हमको शो करना था, इसका मतलब हम ये शो करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रूव डेट ए जो पॉइंट दिया है 4,3 और बी दिया है 6,4 और सी दिया है 5,6 और डी दिया है 3,5 आर द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। यानी कि अब हमको ये दिखाना है कि जो स्क्वायर है वो ए बी सी डी के वर्टेक्स हैं, मतलब कि ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, हमको ये दिखाना है। तो देखिए आपको पहले एक चीज़ समझनी होगी कि जब भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप ऐसे समझिए कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अगर आपने इसे ए माना है, इसे बी माना है, इसे सी माना है और इसे डी माना है, तो स्क्वायर जब भी प्रूव करने के लिए आए तो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था कि हमको इक्विलेटर ट्रायंगल करने के लिए आया था तो हमने तीनों साइडों की डिस्टेंस इक्वल दिखा दी थी। इसी तरीके से आप एक बार समझ के चलिएगा कि ए बी को इक्वल दिखाना है किसके? बी सी के, और बी सी को इक्वल दिखाना है किसके? डी सी के, और डी सी को इक्वल दिखाना है किसके? डी ए के। ये साइडें इक्वल दिखानी, तो ये तो रोम्बस का भी केस हो सकता था। इक्वल और स्क्वायर के लिए हमें इसमें एक चीज स्पेशल दिखानी पड़ती है, यानी कि जिसका नाम है डायगोनल्स। डायगोनल्स यानी का ए सी की डिस्टेंस बराबर होने चाहिए किसके? बी डी। बात समझ में आती है? अगर ऐसा हो गया तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर है। तो इस तरीके से पहले आप छोटा सा एक यहाँ पर रफली बना लेंगे, इसे पॉइंट ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, सी मान लेंगे और डी मान लेंगे, पॉइंट लिख लेंगे। और यहाँ से अगर डिस्टेंस फार्मूला लगा के, कुछ नहीं है केवल डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो देखेंगे कि √5 आएगी। वही फार्मूला है, आप यहाँ से खुद देख लीजिएगा, यानी का x2 माइनस x1 यानी का 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस यानी का y2 माइनस y1 यानी का 4 माइनस 3। तो इस तरीके से आप देखिएगा पॉइंट लगाते हैं, उस तरीके से काम हो रहा है। इस तरीके से ए बी आ जाएगा हमारा, बी सी भी √5 आएगा, सी डी भी हमारा √5 आएगा और डी ए भी √5 आएगा। आप आराम से कैलकुलेशन करते रहिएगा, यहाँ से नहीं छापना, हम आपको जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहीं से अगर हम सी डी निकालें तो सी डी भी वो ए सी भी इस तरीके से निकल आएगी, यानी कि डायगोनल्स निकालना है। हमने कहा था इसके लिए साइडें जब इक्वल आ गई तो डायगोनल्स भी दिखाना होगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो सी डी अगर हम लोग बात करें, अगर हम बात करें बी डी की, तो बी डी की भी हमारी डिस्टेंस निकल के कितनी आएगी? √10 निकल के आएगी। तो इस बात से भी ये प्रूफ होता है कि हैंस ए बी बराबर है बी सी के और बराबर है सी डी के और बराबर है डी ए के। तो हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर किसके है? डी बी की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है? उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आया होगा, और नहीं तो इतनी बातें तो आपको कंफर्म याद करके जानी चाहिए कि स्क्वायर प्रूव करने के लिए आए तो हमको क्या करना चाहिए। रिवीजन का मेन पर्पस हमारा केवल यही है कि आप जल्दी जल्दी समझ जाएं कि किस तरीके से क्या करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? 24 क्वेश्चन वैसे तो आपने कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया है तो अब इसको करके जरूर जाएं। इस टाइप के क्वेश्चन से छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ सर्कल is touch the side BC of a triangle ABC at the point P and touching AB and AC produce at point Q and R respectively. Prove that AQ बराबर है 1/2 perimeter of ABC। ठीक है बेटा, तो इसके लिए पहले आप एक चीज़ को समझिएगा, आराम से समझ लीजिएगा कि हमको पेरीमीटर ABC का निकालना है। तो पेरीमीटर का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है हम आपको बताएं। पेरीमीटर निकालना है किसका? ABC का। ABC पेरीमीटर का मतलब ये है, यानी का AB प्लस BC प्लस CA, है कि नहीं? यही तो पेरीमीटर हो गया। सभी साइड ये ट्रायंगल है ना ABC, तो इससे 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 तीनों को जोड़ दो तो इसका पेरीमीटर हो गया। हमको केवल इतना निकालना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर टेंजेंट का देखें तो BP बराबर है किसके? BQ के, और उसी तरीके से यहाँ पर देखें CP बराबर है किसके? CR के। तो इस तरीके से केवल इंटर कन्वर्जन है, अगर हम इंटर कन्वर्जन कर देते हैं तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा हमारा। किस तरीके से हम देखें, ठीक है, तो इस तरीके से इसका इंटर कन्वर्जन करके आंसर आ जाएगा। केवल रिप्लेसमेंट है ये क्वेश्चन, केवल बस देखिएगा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि ट्रायंगल इन पेरीमीटर ABC AB प्लस BC प्लस CA, यही मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। इस तरीके से लिखा। अब CB को हम क्या लिख सकते हैं?
जरा ध्यान से देखना इधर, फिर इसमें बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस पी ए पी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसने केवल, हम लोगों ने केवल इस तरीके से लिख लिया, ए बी प्लस बी पी प्लस सी पी प्लस सी ए, इस तरीके से किया। ठीक, अगर ध्यान से देखो तो बी पी बराबर किसके है, बी क्यू के, और सी पी बराबर किसके है, सी आर के। ठीक है, एक्सटर्नल टेंजेंट पॉइंट की पता है ना कि इक्वल होते हैं, तो उस तरीके से इसको रिप्लेसमेंट कर दिया। तो अब यहाँ से बन जाता है ए बी प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस सी ए, हो गया। उस तरीके से अगर देखो अब ए बी प्लस और बी पी, आप डायग्राम को ध्यान से देखना, ए बी जो दिया है, ए बी प्लस बी क्यू क्या हो गया, बी क्यू क्या हो गया, ए बी, और बी क्यू क्या हो गया, ए क्यू, और सी आर प्लस सी ए क्या हो गया, ए आर। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ध्यान से देखो तो ए आर बराबर किसके है, ए क्यू के, पहले से ही है, पता है कि नहीं पता ये बात, बिल्कुल टेंजेंट के रूल के हिसाब से। तो ये भी क्या हो गया, ए क्यू प्लस ए क्यू, ए आर को रिप्लेस किससे कर दिया, रिप्लेस कर दिया ए क्यू से। बात समझ में आई, हमने रिप्लेस इससे कर दिया। जब इससे किया तो आगे बढ़े, तो अब ये ट्वाइस ऑफ ये हो गया। लेकिन ये चल क्या रहा था, ये हमारा चल रहा था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हम कह सकते हैं ए क्यू इक्वल टू हाफ अपॉन 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री वाला है, तो आपको ये भी रिवीजन हो जाएगा। ये फार्मूला भी ध्यान से देखें, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -1, k डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8, हैंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक, तो लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला पता होगा, यूज सेक्शन फॉर्मूला कर लीजिए, यानी का जो नॉर्मल लिखा होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन m प्लस n, जो भी जैसे भी आपने याद किया उस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिएगा रेशियो हमारा भी आ जाएगा, और रेशियो करके जो अननोन पॉइंट है, यानी का जो बाई यहाँ से अननोन पॉइंट है जो कि k के टर्म में दिया है, वो भी हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से, आप देखिए, लेट सी -1, k बी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट ए कौन सा पॉइंट है, -3, 10। ठीक, एंड बी -6, -8 इन द रेशियो ऑफ m रेशियो n, वो m रेशियो 1। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला यूज करना जानते होंगे, -1 इक्वल टू माइनस, आप वैल्यू पुट देख लिए जाइएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, -3, इधर से 6 के m, सॉरी -3 प्लस 6m अपॉन m प्लस n, सेक्शन फार्मूला यूज किया है केवल। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7, और इस तरीके से रिक्वायर्ड रेशियो हमारा कितना निकल आया, 2/7, यानी का 2:7। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालें, अगर आप k की वैल्यू देखें तो k की वैल्यू भी नॉर्मल लिख देंगे, क्या आएगी, जब यहाँ से सारी वैल्यू निकल आई हैं तो यहाँ पर बाई 2 दिया है हमारा कितना, 10, तो यहाँ से हम कह देंगे k इक्वल टू 10 × 7 -8 × 2 अपॉन 2 + 7, रेशियो को बोलते हैं ना m + n। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस तरीके के आंसर को इस तरीके से कर लेते हैं। आपको सेक्शन फार्मूला का भी रिवीजन हो गया होगा, और जब कभी भी हमें कोऑर्डिनेट x, y निकालने होते हैं, जब पॉइंट दिए गए होते हैं तो किस तरीके से करते हैं, रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, वो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने रिवीजन कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये था हमारा सेक्शन बी, अब देखते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी का हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि द एज ऑफ अ फादर। ये सेक्शन सी वाले क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, और ये कितने मार्क के होते हैं, 3 मार्क्स ईच। यानी कि द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन आफ्टर 20 years. His age is equal to the sum of the age of his children, the present age of the father. ठीक है, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन बताना है। तो आप देखिएगा, अगर आपको एक मैं हिंट दूं तो वैसे तो आपको पता होगा कि ये किस तरीके से होना है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज x ही है। ठीक है, तो द सम ऑफ अ प्रेजेंट एज ऑफ अ 2 चिल्ड्रन इज y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इक्वल टू 2y। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। दूसरी बात, x + 20 यानी कि 20 साल बाद, और 2 चिल्ड्रन है, तो इस तरीके से ये इक्वेशन क्या बनेगी, x + 20 इक्वल टू y + 20 + 20, है ना। 2 चिल्ड्रन है तो 40 हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं हिंट दे रहा हूँ, आप केवल इसको समझिएगा। तो ये इक्वेशन समझ में आई किस तरीके से बनी, कह रहा है ना द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द 2 चिल्ड्रंस।
आफ्टर 20 ईयर्स, तो 2 उसके दुगनी है तो x इक्वल टू 2y, और उसके 20 साल बाद यानी कि x प्लस 20 इक्वल टू y प्लस 20 यानी कि 14। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आएगी, ठीक है। और हमें x क्या माना था, फादर की एज मानी थी, और ये पूछा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो प्रेजेंट एज ऑफ द फादर की कितनी हो गई, तो यहाँ से आ जाएगी द हैंस द प्रेजेंट ऑफ फादर एज 14 मीटर। मैं आपको हिंट देता चलूँगा और बाकी का तो आप क्वेश्चन खुद ही करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस से ही होगा। हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं और हिंट देते चल रहे हैं, आप एकदम से फुर्ती से बैठिएगा और जल्दी जल्दी से करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 वाटर ट्रैप्स टुगेदर कैन वी फिल द टैंक 1/3 होल्स, हावर द टैप ऑफ अ लार्जर डायमीटर्स टेक 5 आवर लेस देन द स्मॉलर वन ऑफ द वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। क्लियर? फाइंड द टाइम इन विच द ईच टैप फिल द टैंक। तो देखिएगा इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप समझिएगा तो कितना आवर लगता है, तो 3 3 9 10/13। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कह सकते हैं लेट द टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ अ स्मॉल डायमीटर टू द फिल द टैंक सेपरेटली बाय द x आवर। क्लियर है? एंड द टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ अ लार्जर डायमीटर टू फिल टैंक सेपरेटली x-5 आवर। क्लियर? तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर देखें तो 1/x प्लस 1 देखिए उसको x माना और 5 घंटे थे, तो 5 घंटे तो x कंज्यूम हुए यानी कि ख़त्म हो गए घंटे, तो इधर कितने बचे x-5 यानी कि 1/x प्लस 1 इस तरीके से 1/x-5 और 3 3 9 और 1 10 यानी कि 3/15 आवर इतना बचा टाइम। तो अगर टाइम हमारा इतना बचता है तो उस तरीके से आगे और देखिएगा तो कह सकते हैं कि यहाँ से क्या आ गया, तो इसके फैक्टर करोगे स्प्लिट मेथड से, आप जिस तरीके से आते हैं तो यहाँ से फैक्टर आएंगे x-10 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x-5 और इस तरीके से x की वैल्यू निकल के आएगी 10 और दूसरे x की वैल्यू निकल के आएगी 5/3। क्लियर है? आप इसको देखिएगा ज़रूर उसके बाद, लेकिन बट x 5/3 इज नॉट पॉसिबल, सो x इक्वल टू 10। क्लियर? The time taken by the tap of a smaller diameter to fill by the tank separately is 10 hour and the time taken of a larger diameter tank separately 10-5, क्योंकि उधर हमारा आंसर कितना था x-5, तो 10 मतलब कि 10-5 तो टोटल आवर कितना हो गया 10। इस तरीके से देखिए हिंट दिया हूँ, आपको शायद समझ में आया होगा। आप देखिएगा इस सवाल को इस तरीके से किया जाता है और इसका ये नहीं होगा, इसका आंसर ये है। क्लियर? आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप भी करके जाइए। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टेट एंड प्रूव BPT यानी कि बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम। देखिए इसके लिए आपको करना क्या क्या होगा हम आपको बता दें, ये बहुत सरल है, सभी को आती होगी, इसलिए हमने आपको बताना चाहा है इसमें कि आपका जो स्टेटमेंट है वो हो बिल्कुल करेक्ट लिखा होना चाहिए। जैसा जैसा आपका स्टेटमेंट है आप उसको बिल्कुल करेक्ट लिखें और उसका करेक्ट डायग्राम बनाएं। गिवन टू एंड प्रूफ एंड कंट्रैक्शन वगैरह जो होता है बिल्कुल करें और करेक्ट प्रोपोनेशन करें तो आपको करेक्ट नंबर मिलेंगे। BBT में समझ में आया क्या करना है? सबसे पहले उसका स्टेटमेंट जो दिया है बिल्कुल अच्छे से स्टेटमेंट लिख के देखिए। अभी आप लिख के देखिए, अगर आप लिख लेते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो अभी खोलकर उसे अभी याद करिएगा, ठीक। उसके बाद उसका जो करेक्ट डायग्राम है वो भी, जो गिवन दिया है उसको लिखिए, टू प्रूव लिखिए और जो कंट्रैक्शन किया वो भी लिखिए और करेक्ट प्रूव करके आइएगा, तब आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा AP से आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 15 एंड 15,000 हंड्रेड्स विच आर डिविजिबल बाई 7। देखिए जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं, हालांकि आपको ये सब आ रहा होगा लेकिन समय बहुत कम और क्वेश्चन बहुत सारे कराने हैं, वरना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखें तो हमसे कहता है कि सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 15 एंड 50 हंड्रेड्स विच आर द डिविजिबल बाई 7। तो उनके बीच की संख्या पूछी है, तो आप देखिएगा 7 से डिविजिबल भी हो और बीच की भी हो इससे, ठीक है, इन दोनों के बीच की संख्या और किससे डिविजल हो, 7 से डिविजल हो। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारी संख्या आ जाती है 56,63 डॉट 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 और देखें तो 497 तक आएगी। तो इसमें से हमारा A क्या हो गया, A हो जाता है क्या, A होता है 56 और D कितना आ गया, डिविजल 7 है तो डिफरेंस भी कितने का होगा, 7 का होगा। तो AN हमारा कितना हो गया, AN हो गया 497। तो यहाँ से आगे फॉर्मूला लगाते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा और यहाँ से N की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी कितना, 64।
4। लेकिन हमसे पूछा था सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, एक तो होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से एस एन निकालेंगे तो एस एन 64 अपॉन टू इंटू 56 प्लस लास्ट टर्म हमारा कितना है 497 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक करेक्ट आंसर ये आएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपने खुद ही कर लिया होगा और हिंट भी मिल गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं तो केवल क्वेश्चन की हिंट देते चल रहा हूँ, लास्ट तक आपको ही करना होगा। जब आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, वैसे तो आप खुद ही करते चलिएगा, लेकिन हिंट हमसे यहाँ से लेते चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 1300 which when divides by 4 leaving remainder 3 also find their sum। ठीक है, सेम ऊपर वाले की तरह है, 10 और 300 के बीच में देखना है, जो डिविजिबल बाय 4 लीव आर रिमाइंडर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, उस वाले से थोड़ा सा हट गया है। ठीक है, क्योंकि 10 और 300 के बीच में डिवाइडेड बाई भी 4 है। ठीक है, और रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो इस तरीके से देखें तो हमारी एपी बनेगी किस तरीके से, 10 और 300 के बीच यानी 11, 15 फिर 299 तक, इस तरीके से ए भी बनेगी। क्योंकि डिविजिबल बाई 4 है ना, और फिर ए हमारा कितना हो गया 11 और डी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, तो ए एन कितना हो गया 299 हो गया। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम लोग यहाँ से एन निकाल लेंगे। एन निकालेंगे यानी का वही फॉर्मूला फिर लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी का 11, और इस तरीके से ये आ गया। एन बराबर 73 आ जाएगा, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। तो ए हमारा कितना था 11 और एल कितना था 299। यहाँ से देखेंगे तो जो टर्म आया वो कितना आया, सम भी पूछा था टर्म भी पूछा था, टर्म तो 73 आया, सम आया 11315। ठीक है, इस तरीके से ये भी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम आपको हिंट देंगे केवल, क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम सी रहती है, तो आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन ऑफ फ्रॉम द ग्राफ और शेप द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड वाई एक्सिस। तो ठीक है, तो सबसे पहले बेटा दो इक्वेशन दी गई हैं। एक इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो इसका एक आप करेक्ट ग्राफ बनाइए, और सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। इसका सॉल्यूशन जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन कितना आएगा। तो करेक्ट ग्राफ बनाइए। तो द करेक्ट तो सॉल्यूशन मैंने आपको इस तरीके से लगाया, आपको ग्राफ कॉपी पे बनाना भी है। तो करेक्ट ग्राफ ऑफ द लाइन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो करेक्ट ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस 5 इक्वल टू 5। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्यूशन क्या बनता है 5,0। आपको निकालना आता होगा, आराम से निकालिएगा। और दोबारा उसका करेक्ट शेप बनाएं और रेक्टेंगुलर रीजन बनाएं, जो रेक्टेंगुलर रीजन है, और उसका शेप करें, तब जाके आपको पर्टिकुलर नंबर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ये किस तरीके से करना है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर and the major sector of a circle with radius 6 cm if the angle subsequent by the minor arc at center is इतना। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है, पाई की वैल्यू इतनी यूज़ करनी है। तो माइनर सेक्टर का एरिया आपको भी मालूम है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आया 18.84। क्लियर। अब एरिया ऑफ ये हैंस द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर निकल के आ गया। मेजर सेक्टर निकालने के लिए हम क्या करें कि एरिया ऑफ अ सर्कल में से माइनस घटा दें। तो इस तरीके से एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस, और माइनस सेक्टर का आया था 18.84। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 94.2। हैंस द एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर। बेटा आंसर को नोट ही नहीं करते रहिए, जबकि आप इसको करके जरूर देखिएगा कि माइनर सेक्टर का निकाल लिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से, और मेजर सेक्टर निकालने के लिए पूरे सर्कल में से माइनस कर दिया। क्लियर है, क्लियर है। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको क्लियर होगा, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये सब सवाल क्विकली रिवीजन के तौर पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर समेटेड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द
एरिया ऑफ अ करस्पॉन्डिंग माइनस सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, पाई की वैल्यू ये लगानी है और √3 की वैल्यू भी ये दी गई है। तो यहाँ से देखिए नॉर्मल लगाया है कि माइनस सेक्टर का फॉर्मूला, द एरिया ऑफ अ माइनस सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 1/2, इस तरीके से ये पूरा लगाया और इसको जब सॉल्व किया तो आंसर हमारा आ जाता है क्या, 9.08। हेंस द एरिया ऑफ अ माइनस सेगमेंट इक्वल टू इतना है। ठीक, आप देख लीजिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, तो हम उसको करते हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं अपना सेक्शन सी भी। ठीक है, कहीं भी किसी भी सॉल्यूशन में कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमको बता सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन हमारे रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं सेक्शन डी, और सेक्शन डी में आ जाते हैं लॉन्ग आंसर, जो कि कितने मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड देन द राइट सर्कुलर कोन विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर एबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर। तो इस तरीके से तो हाइट निकालें, तो सबसे पहले अगर आप इसका डायग्राम देखें तो आपने इसका डायग्राम देखें तो जो हाइट है कॉनिकल पार्ट की वो किस तरीके से निकाला जाए। तो इधर से ये 3 मीटर है और टोटल हमारा कितना था 13.5, यानी कि 13.5 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाता है 10.5। तो स्लैंट हाइट को अगर निकाला जाए तो स्लैंट हाइट के लिए ये कितना दिया है 14 स्क्वायर प्लस 10 यानी का एच इक्वल एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वहाँ से स्लैंट हाइट निकालेंगे तो यहाँ से 17.5 आएगी। कैलकुलेशन आप करते रहिएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑफ टेंट निकालें तो सी एस ए ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, कैलकुलेशन करते रहिएगा आप, हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला पुट करोगे तो यहाँ से आएगा। कॉनिकल पार्ट का भी अगर देखें तो कॉनिकल पार्ट के फॉर्मूला डायरेक्ट आप इसमें पुट करिएगा। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो इस तरीके से ये लगा दिया, इस तरीके से 2 इंटू पाई स्क्वायर 2 पाई आर, इस ये भी लगाया, तो इस तरीके से ये आंसर आएगा। और जो भी कॉस्ट आई हमारी तो उस तरीके से इसमें ये कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आंसर मीटर में आया उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 पर स्क्वायर मीटर हिसाब से लग रहा है। तो हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। देखते रहिएगा बेटा, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, आप इसको भी देखें। और में था, हालांकि ये नहीं करना था, लेकिन हमको तो सारे के सारे बताने ही हैं। तो अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट circular coin mounted on a hemisphere of a same radius. If the radius of the hemisphere is 4.2 cm and the total height of a toy is 10.2 cm, find the volume of the wooden toy, also find the surface area toy. तो इस तरीके से अगर आप देखें, अगर आपने इसका डायग्राम देखा हो तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। जब डायग्राम इसका इस तरीके से बनेगा, ठीक है, तो आप देखिएगा ये कितना दिया है, ये टोटल कितना दिया है, ये टोटल दिया है हमारा 10.2, कितना दिया है 10.2 दिया है, ये दिया है 4.2 दिया है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें गिवन है, तो डायग्राम कुछ बनेगा। तो हम आपको फिर जल्दी से जल्दी पिछले क्वेश्चन की तरह बताते रहे हैं। तो इसमें हो जाता है जैसे हाइट ऑफ आ कॉनिकल पार्ट, यानी का 10.2 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया 6 आ गया, जो अभी डायग्राम बनाया था। तो टॉय का वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय, यानी का वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल पार्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से इसमें लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इस तरीके से इधर हो जाता है 2/3 पाई आर क्यू। इस तरीके ये भी लगाया हेमिस्फेयर पार्ट का, इस तरीके से कॉनिकल पार्ट का लगाया, तो आंसर हमारा आता है। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। तो हेंस द टॉय इज 266.112 सेंटीमीटर क्यूब। स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉनिकल पार्ट रूट में 4.2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इस तरीके से ये आ जाता है। टॉय ऑफ TSA ऑफ अ टॉय, CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर पार्ट और CSA ऑफ अ कॉनिकल पार्ट करके निकालेंगे तो यहाँ से भी ये इतना बनेगा। तो ये भी 207 पॉइंट यानी का 207.504 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि टॉयज़ का हेमिस्फीयर ये आया। देख लीजिएगा, देखिए बेटा कैलकुलेशन पर भरोसा मत करिएगा। कैलकुलेशन अभी आपको यहाँ पर आप भी जल्दबाजी कर रहे होंगे, हालांकि ये कैलकुलेशन आप करिए और चेक करिएगा यही आंसर आया कि नहीं आया। आप भी हमारी तरह हवा में मत उड़ाइए। बात समझ में आती है?
कैलकुलेशन पूरी करिएगा, तभी ये करने से फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, आप कुछ भी नहीं, जैसे थे फिर वैसे के वैसे ही रहोगे। इसलिए कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट करके जाइए। किस्मत ने साथ दिया तो क्या मालूम यही सवाल आ गया, तो फिर बाद में पछताने से क्या होता है, इसलिए ये करके जरूर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एज एब्जॉर्ब फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर एबव सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप sailing directly towards it change from 30 degree to 45 degree. Determine the distance traveled by the ship during the period of observation. यूज पाई की वैल्यू इतनी। तो देखिएगा करेक्ट इसका डायग्राम फिगर ये है। तो यही उसने बात की थी कि इस तरीके से है, जब एब्जॉर्व किया तो 30 डिग्री और फिर जैसे 45 डिग्री है ना, इसका डायग्राम ये है। तो इसमें देखें तो ट्रायंगल ABC क्या था 100, ये 100 थी ना हमारी, तो 100 ट्रायंगल के हिसाब से लगाया, 1045 लगाया, तो 100/BC 1045 यानी कि 1। तो यहाँ से BC की वैल्यू 100 आती है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल मानते हैं ABC। अभी ABC माना था, अब ट्रायंगल मानते हैं कौन सा, अब ट्रायंगल मानते हैं ABD। तो यहाँ से 10 30, तो इस तरीके से BD की वैल्यू भी यहाँ से 100√3 आ जाती है। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसको इक्वल रख देंगे, तो 100 + CD = 100√3 और CD की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 100√3 - 100 और √3 की वैल्यू कितनी दी है 1.732। तो वो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 73.2। हैंस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग दैट पीरियड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 73.2 मीटर। इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं, आप बिल्कुल कैलकुलेशन करिएगा, चाहे आप वीडियो स्लो देखिए या फास्ट देखिए, डजेंट मैटर, लेकिन मैटर ये करता है कि कैलकुलेशन आप स्वयं करें। मैं तो केवल एक हिंट देता चल रहा हूँ ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर सकें। नेक्स्ट देखें, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ अ 15 गर्ल्स इन अ क्लास 10 ऑफ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें हाइट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ गर्ल्स 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, इस तरीके से ये नंबर हाइट दिए और ये नंबर ऑफ गर्ल्स दिए गए हैं। तो आप इस तरीके से इन्हें मान सकते हैं कि ये 2 हैं, ये 8 हैं, इसमें 12 और ये हैं। ठीक है, तो फाइंड द मीन एंड द मोड ऑफ अबव डाटा, यानी कि जो कुछ डाटा दिया गया है इस डाटा से हमको क्या निकालना है, मीन और मोड निकालना। देखिए बेटा, जब डायरेक्ट उसकी हमको क्लास इंटरवल दिया गया होता है, इस तरीके से पूरा क्लास इंटरवल दिया गया है, तो जैसे 120 से 130, नंबर ऑफ गर्ल्स 2 दी गई हैं, तो ये XI निकालते हैं। तो XI कैसे निकालते हैं, तो XI निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 120 + 130/2 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यानी का अगर आप इसको देखें तो 250 हो जाएगा, 2250 हो जाएगा, है ना, 5 और 2 2, हाँ इतना /2, तो 125 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये किए जाते हैं। समझ में आया क्या मैंने बोला, इन दोनों को जोड़ के /2 कर दीजिए, तो इतना आएगा। पहले XI निकाल लीजिए, तो हमारी XI इस तरीके से आएगी। क्लियर। जब XI आ जाएगी, जब हमारी XI आ गई, ये गिवन था, XI आ गई, UI निकाल लेंगे, जानते हो निकालना। उस तरीके से फिर जब UI आ गई, UI XI - A एज्यूम मानते हैं, उस तरीके से हमारी UI आ गई, तो FI UI निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों को जोड़कर /2 कर देंगे, तो 135 आ जाएगा। UI निकालेंगे, फिर FI UI निकालेंगे। ठीक, ऐसे इन दोनों को जोड़कर ये कर आया, फिर UI, फिर FI UI, इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे पोर्शन हम निकालते चलेंगे। क्लियर है। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, मीन डायरेक्ट निकालेंगे तो मीन इक्वल टू क्या होता है, यानी कि जो आया हमारा यहाँ से हमारा निकल के आता है। सबसे पहले मीन में जो भी आपने फार्मूला है, फार्मूला आपने बिल्कुल रिवीजन कर लीजिएगा। क्या होता है फार्मूला बताइए, मीन का फार्मूला क्या होता है। गुड, तो इस तरीके से यहाँ से 145 + 24/15 × 10। क्लियर। तो मीन हमारे यहाँ से ये आ जाएगा। मीन हाइट ये कितना होगा 149.8 सेंटीमीटर। मिडिल क्लास कितनी है, मिडिल क्लास यानी कि हायर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 20 है, तो यहाँ से 150 और 160 के बीच में हो जाएगी। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड का फॉर्मूला बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, मोड का फॉर्मूला होता है L + F - F1 /
2f माइनस f1 माइनस f2 क्लियर इंटू h। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा तो l की वैल्यू 150 हो जाएगी, f की वैल्यू 20 हो जाएगी, f1 की वैल्यू 12 हो जाएगी, f2 की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है ओके, तो आ जाइए पुट कर दीजिएगा एन, तो मोड इक्वल टू इस तरीके से सारी वैल्यू पुट कर दी, और जब आपने सारी वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से इतना आंसर, मोड हमारा कितना निकल के आ जाता है, मोड निकल के आ जाता है 154। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, आप बताइएगा, ठीक है, सारे के सारे कर जरूर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आया है, प्रूव डेट, प्रूव वाला था, प्रूव डेट रूट के अंदर दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसके दूसरा क्वेश्चन पूछा था कॉस 45, टेबल को जरूर याद करके जाइएगा, अपॉन सेक 30 प्लस को सेक 30, इस तरीके से। तो देखिएगा पहले वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो पहले वाला क्वेश्चन हमारा दिया था सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यही दिया था। तो इसको हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, और इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट लिख गया। अब 1 प्लस 1 कितने होते हैं, 1 ये वाला 1 और एक ये वाला 1, 2 हो गए, और ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और इधर हम कर लेंगे टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारी बात हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी कुछ, यानी का टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो यहाँ से आंसर हमारा कितना आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर है। नेक्स्ट वैल्यू पूछी थी बेटा, तो वैल्यू वाले क्वेश्चन है, वैल्यू याद होना चाहिए। तो कॉस 45 यानी का 1/√2 और सेक 30 यानी का 2/√3 और कोसेक 30 यानी का 2। तो इस तरीके से ये वाली वैल्यू बन जाती हैं, और इस वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करें तो सारी की वैल्यू सॉल्व करें, यहाँ तक ये सॉल्व है, रैशनलाइज करें तो इसका आंसर आ जाता है। आप देखिएगा करना ज़रूर है रैशनलाइज करके, तो इसका आंसर आएगा 3√2 माइनस √6/8, क्लियर। एक बार कैलकुलेशन करिएगा, क्या वास्तविकता में आपका आंसर इतना ही आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाइए कि सारे लॉन्ग क्वेश्चन। एक्स इफ एक्स क्यू थीटा प्लस बाई क्यू थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, और एक्स एंड एक्स साइन थीटा इक्वल टू बाई कॉस थीटा, प्रूव डेट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, हमको ये प्रूव करना है। तो देखिए बेटा जो गिवन है पहले हम वहीं से बात करते हैं, एक्स क्यू थीटा प्लस बाई क्यू थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू लिख दी। उसी तरीके से नीचे भी आप देखते चलिए, पूरा स्टेप बहुत शानदार तरीके से लिखा हुआ है, आप देखिएगा। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया आप समझिएगा। यहाँ से क्या किया, साइन क्यू थीटा को अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया कि नहीं लिख दिया, इधर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वो साइन थीटा क्यू थीटा लिखा है ना, यानी का ए क्यू को क्या आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर इंटू ए, सेम वही वाला कंसेप्ट लगाया है यहाँ पर, आप समझिए, ठीक है। तो कॉस क्यू थीटा को भी कॉस और इस तरीके से लिखा है, सेम कंडीशन हमारी ये वाली हो जाती है, यहाँ तक ये बनाया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर मल्टीप्लाई किया, निकाला बाहर, साइन थीटा को कॉमन ले लिया, तो इस तरीके से ये वाली पूरी बात यहाँ तक आ जाती है। फिर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में हमें गिवन ये भी है क्या, x साइन थीटा इक्वल टू कॉस बाई कॉस थीटा। तो अगर यहाँ से देखें तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये क्या निकाली थी, x की वैल्यू कॉस थीटा, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। जब यहाँ पुट किया तो ये आ गया कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आई, यहाँ से x की वैल्यू निकल आई, इस वाले में पुट कर देंगे तो x की जगह कॉस थीटा था तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, और y की वैल्यू थी साइन थीटा तो वहाँ पर हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहाँ से आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या हमको यही प्रूव करना था, क्या हमको यही प्रूव करना था, वेरी गुड। तो क्या हमारा सवाल प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे प्रूव कर लेंगे, क्लियर, ओके। सेक्शन ई देखें, तो सेक्शन ई भी अच्छा खासा है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के
इतना धैर्य बनाकर बैठे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेक्शन ई भी हम थोड़ा थोड़ा हिंट देते चलें। इसमें केस स्टडी है 3-4 मार्क्स की हैं, थोड़ा जल्दी देखेंगे। तो इन आ पार्क 4 पोल स्टैंडिंग ऑफ अ पोजीशन ए बी सी अराउंड द सर्कुलर कंटेंट ऑफ अ क्लॉथ जॉइनिंग ऑफ अ ए बी द पोल ए बी सी सी डी एंड ए एट द टच ऑफ अ सर्कुलर पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली इन द फिगर। इस तरीके से दिया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट इन्फॉर्मेशन के टाइम में क्वेश्चन पूछे हैं, ये है इस टाइप से, ये पूछे हैं, ये डायग्राम है। ये क्वेश्चन आपने किया होगा बेटा, ये वाला डायग्राम देखा है कि नहीं देखा है? बिल्कुल। तो उसी तरीके से ये पूछा गया है। तो पहला पूछा था कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर ऑफ अ फाउंडिंग द एंगल ओ एस। तो ये कितना हो जाएगा? 90 का है। क्लियर। अगला कहता है कि इफ ए बी बराबर है किसके? ए डी के। राइट द नेम ऑफ अ फिगर। तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। तो गिवन हमें क्या क्या है? ए बी बराबर किसके? ए डी के। तो इम्प्लाइज डैट बी सी इक्वल टू डी सी। तो सो ए बी सी डी इज़ अ काइट। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो साइडें दी गई हैं उस तरीके से आप देखिएगा। तो डी सी इक्वल टू डी आर कितने हो गई? 7 सेंटीमीटर है। तो ए डी हमारी कितनी है? 11 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ से 7 प्लस एस ए इक्वल टू 11, ए डी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एस ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ जाएगी। तो ए पी बराबर किसके है? एस ए के हैं, तो ये भी 4 आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पोर्शन देखें। नेक्स्ट कहता है कि इफ़ ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर फाउंडिंग विद एंगल क्यू सी आर इक्वल टू 60 डिग्री देन द मेजरमेंट ऑफ अ एंगल क्यू ओ आर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 माइनस 60, ठीक, इक्वल टू 120। ठीक है। मैं हिंट देता चल रहा हूँ, ये वाला आपने इस तरीके से किया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आया था, आप केस स्टडी को देख लीजिए। कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ भी जो भी दिया हो, वाइल द प्लेइंग ऑफ अ गार्डन द सेमिनार ऑफ द ये इस तरीके से हमारी ये पूरी केस स्टडी दी गई है। इससे कोई मतलब नहीं है। ग्राफ को आप देख लीजिएगा। तो नॉर्मल इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि बेस्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। हाउ मेनी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ। तो कितने हैं इसमें? 2 जगह कट कर रहा है, तो ये 2 ही होंगे। ठीक है। राइट द जीरोज। तो जीरो कौन कौन से हैं? जहाँ जहाँ कट कर रहा था, एक तो हमारा ये 7 दिख रहा है, एक हमें क्या दिख रहा है? माइनस के 7 दिख रहा है। ठीक है। अगला कहता है इफ़ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल एक्स प्लस बी आर द 2 and 3 जीरो द डिटरमाइन ए बी। तो इसको इस तरीके से भी बेटा कर सकते हैं। ये इन्होंने इस तरीके से हमने किया है। अब देखिए उसमें जीरोस जो पूछे गए थे वो कितने हैं? तो 2 जीरोस हैं। और नेक्स्ट हमसे पूछा गया था कि कितने कहाँ का कट कर रहा है जीरोस, तो 7,2 है। तो इन्होंने इस तरीके से हम कर सकते हैं कि इसमें एक फार्मूला लगाया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। यहाँ से अल्फ़ा बीटा ये दिए हैं, अल्फ़ा बीटा यहाँ से भी लगाया, जाना भी जब वेरीफाई करने की तरीके थे ना उसी तरीके से कर दिया। तो यहाँ से ये आ गया। और दूसरे में लगाया कौन सा? दूसरे में कौन सा लगेगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर हम वो वाला फार्मूला लगाते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यहाँ से सी यानी का बी अपॉन ए मतलब कि 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के सी, तो वो माइनस के 6। तो इस तरीके से माइनस के 6 वैल्यू आ जाएगी। तो इसके करेक्ट आंसर हमारे ये हो जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके करेक्ट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द स्क्वायर ऑफ अ डिफरेंस ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज़ 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो देखिए बेटा, एक्चुअली में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए यानी का पी दिया है, अल्फ़ा बीटा 45 दिया, और डिफरेंस का स्क्वायर यानी का अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना दिया है। एक रिलेशन याद रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 144, और आगे जब उसके बढ़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू पुट कर देंगे तो पी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस के 18 आ जाएगी। ठीक है। देख लीजिएगा आराम से, आप इसको आपका दूसरा मेथड से आता है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। हम आपको हिंट देते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा हमारा, इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा धैर्य और बना के रखिएगा बस। तो इस तरीके से ये सारी डाटा दी गए हैं। द फरवरी 14
इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल बुक गिवन डे ऑफ अ मैनी कंट्री। इस तरीके से जो कुछ भी है डाटा वो दिया गया है। हिस्ट्री 96, साइंस जो है वो 240 और मैथ जो है 336 करके इस तरीके से यानी 336 दी गई हैं। तो जो भी है द बुक ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ मिनिमम स्टॉक इन इस तरीके से है। आप केवल कंसेप्ट समझिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके जरूर जाइएगा। आखिरी तक टिके हो तो कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि स्किप करके सीधे इसी पर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, बेस्ड ऑन द अबव स्टडी देख हाउ मेनी बुक आर द अरेंज इन ईच स्टॉक। तो ईच स्टॉक में कितनी बुक की गई हैं अगर देखें तो ये हमने देखा था अभी यहाँ पर 96 थी, 96, 240 और 336। तो इस तरीके से स्टॉक में देखा जाए तो एलसीएम अगर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नंबर ऑफ स्टॉक पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टॉक आर यूज अरेंज इन द मैथमेटिक्स बुक्स। तो स्टॉक कितना है, तो मैथमेटिक्स की बुक देखें 336 हैं और एचसीएफ हमारा कितना है 48। अगर डिवाइड लगाएंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक हमारा निकल के आ जाएगा। ये बात ध्यान करके जाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ अ स्टॉक विल बी द यूज ऑफ अरेंज ऑल बुक। तो ऑल बुक देखें तो टोटल स्टॉक, तो टोटल बुक अपॉन जितना एचसीएफ आया था, तो टोटल स्टॉक यानी कि 96 बुक थी और एचसीएफ 48। अगले वाले की कितनी थी 240 थी और स्टॉक 48। उसी तरीके से मैथ की कितनी थी 336 और स्टॉक 48। तो इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल स्टॉक हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल स्टॉक निकल के आएगा 14। क्लियर। लास्ट ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और वाला, इफ़ द थिकनेस ऑफ ईच ऑफ बुक हिस्ट्री साइंस एंड मैथमेटिक्स इज इतनी रेस्पेक्टिवली देन द हाइट ऑफ द ईच स्टॉक ऑफ अ हिस्ट्री मैथ एंड साइंस बुक। ठीक, तो इसका देखें तो इसमें से किस तरीके से करेंगे, तो हाइट ऑफ ईच स्टॉक, हाइट निकालने के लिए हिस्ट्री के लिए जो कुछ भी थी कितनी थी 1.8 है ना, और हमारा एचसीएफ कितना आया था 48। तो इस तरीके से जितनी दी गई है उसका मल्टीप्लाई करते चलिएगा तो लास्ट तक इसका आंसर आ जाता है। बेटा उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत रही हो आप उस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई और स्रोत है आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन